हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। हम पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत से चैप्टर वाइज। सो पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वाला पार्ट है। एंड उसमें पहला चैप्टर है चैप्टर 18 अबाउट द प्रेसिडेंट। ओके, सो प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पर मैंशनड है? प्रेसिडेंट के बारे में मैंशनड है इन पार्ट 5। पार्ट 5 कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वैसे इन टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन टोटल हैं 22 पार्ट्स। पार्ट 5 किसके बारे में? पार्ट 5 इज़ अबाउट द यूनियन एंड उसके अंदर हम चैप्टर 1 वो किसके बारे में? द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन किससे बनता है? यूनियन बनता है प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बाकी तो मैं आ जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलना है तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किसमें? पार्ट 5 में चैप्टर 1। और टोटल 22 पार्ट हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 52 to 78। ठीक है, 52 to 78 ऐसे याद कर लो कि 52 अगर तुम्हें याद रह गया तो 52 अगला 78, तो 5 + 2 7, 78 मतलब ऐसे सीरीज सी बना के अगर याद हो जाए तो 52 to 78 है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड है, फर्स्ट सिटीजन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। एंड 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज आर्टिकल 52। आगे इलेक्शन के बारे में बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। देन इनडायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि हम जाकर वोट करते हैं। देन इनडायरेक्ट फिर सीक्रेट बैलेट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है एंड इसमें प्रेफरेंसेस किए जाते हैं। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो एक मिसनॉमर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ही वोट है, पर एक वोट नहीं होता, एक बंदे के प्लूरल वोट्स होते हैं, क्योंकि एक वो बैलेट हर एक बंदे को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उस पर उन्हें अपने प्रेफरेंसेस मार्क करने होते हैं। तो जितने कैंडिडेट्स उतने वो फिर उस हिसाब से हर एक बंदे के आगे अपना प्रेफरेंस लिख देते हैं। ओके, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में हु इज़ इंक्लूडेड एंड हु इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड हु इज़ इंक्लूडेड। तो एक सेकेंड, ये इंक्लूडेड वाले हैं। तो हु इज़ इंक्लूडेड? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इतना समझ गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो इलेक्टेड सारे इंक्लूडेड हैं जब हम उसकी बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट को चूज़ करने के, कि जिन जिन लोगों ने चूज़ किया वो सारे लोग आगे प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं छूटेगा जिनको लोगों ने चूज़ किया लेकिन वो फिर आगे ना चूज़ कर पाए प्रेसिडेंट को। तो इसलिए इन सबको इंक्लूड किया गया है। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो अगर हम एक बार स्ट्रेंथ की भी बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउस हैं। पहला हाउस लोकसभा, उसके अंदर है उसके अंदर है 543 मेंबर्स, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। और जो राज्यसभा है उसमें है 245, जिसमें कि 233 है इलेक्टेड और 12 है नॉमिनेटेड, और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। सो 788 हो गया टोटल। तो इंक्लूडेड हम सारे इलेक्टेड लोकसभा राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, दिल्ली के और पुडुचेरी के, ये इंक्लूडेड है। कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है? वो नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा एंड राज्यसभा के, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लोकसभा में तो नॉमिनेटेड है ही नहीं, हटा दिया गया। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स हैं वो, एंड नॉमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, उनको नहीं इंक्लूड कर दे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ उनको नहीं इंक्लूड करते, उनके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड किसी को नहीं इंक्लूड किया जाता। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी के असेंबलीज़ के, उनको भी नहीं इंक्लूड किया जाता। सो एक सेकेंड, लेजिस्लेटिव असेंबली उनको भी नहीं इंक्लूड किया जाता। तो इंक्लूड कौन कौन से इलेक्टेड और कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं है? नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं है हाउसेस के, नॉमिनेटेड मेंबर्स असेंबली के इंक्लूडेड नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इन एनी फॉर्म इंक्लूडेड नहीं है। और
पुडुचेरी और दिल्ली के भी नॉमिनेटेड इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है कि यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, पैरिटी मेंटेन करने के लिए इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, मतलब सारी स्टेट, ऐसा ना हो कि किसी एक स्टेट से ही ज़्यादा लोग को वेटेज मिला, मतलब टू मेंटेन पैरिटी अक्रॉस स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट। फॉर्मूला क्या है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 100, मतलब स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय कितने लोग उन्होंने इलेक्ट करे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो भी नंबर आता है उसको इनटू 100 करके वो एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी। अब अगर एक एमपी के वोट की वैल्यू करी जाए तो बहुत सारे एमएलए मिलके एक एमपी, मतलब बहुत सारे एमएलएज हैं और फिर उनके साथ एक ऊपर एमपी है, तो वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जितने भी वैल्यू ऑफ एमएलएज हैं उनकी वोट्स की टोटल वैल्यू सारे स्टेट्स की, ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगी एक एमपी की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इंक्लूडेड है ना, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट गिन रहे हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वही बात हो गई कि इससे एक एमपी के वोट की वैल्यू आएगी, तो सारे एमएलएज सारे स्टेट्स के उनके वोट की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब इलेक्टोरल कोटा मतलब कि कितने चाहिए, कितने मतलब क्या थ्रेशोल्ड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस कितनी पोस्ट हमें इसमें चूज़ करनी है, हमें एक ही पोस्ट करनी है, तो 1 + 1 2 + 1, एक कोशेंट में भी 1 प्लस हो जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 + 1, ठीक है। अब डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, उसका डिसीजन होता है फाइनल। अब कोई चैलेंज नहीं हो सकता, दिस ऑन द ग्राउंड के इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था, उसमें वैकेंसी थी, दिस इज़ नो रीज़न। फिर जब अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो वो जब तक वो प्रेसिडेंट रहे, क्या उन सब एक्शंस को पलट देते हैं, नहीं, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वो अगर वो सब कुछ उल्टा करने लगेंगे, सो एक्शंस विल नॉट बी ओवरटर्न, उनको माना ही जाएगा। तो अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो शी इज़ द 16th प्रेसिडेंट हैं वो, द्रौपदी मुर्मू जी। 2022 में उन्हें चुना गया, कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 years के लिए चुना जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीज़न, बाहर का कोई बन सकता है नहीं, 35 years ऑफ एज से ज़्यादा होना चाहिए, दे शुड बी क्वालिफाइड फॉर लोकसभा इलेक्शन। फिर लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे 16th है और जो फर्स्ट थे वो हमारे 1952 में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, पर अब इसमें एक बात ये है कि क्या क्या चीज़ें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह काउंट नहीं होती हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह जो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं वो हैं सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, या फिर मिनिस्टर ऑफ यूनियन या कोई स्टेट, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिना जाता। सो दे कैन इलेक्ट, दे कैन स्टैंड फॉर मतलब दे आर एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। अब 50 प्रपोजल्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं और 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई में, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन हो गया प्रेसिडेंट बनने के लिए। सिटीज़न 35 साल से ज़्यादा, लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पर क्या नहीं आते हैं, गवर्नर होना, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होना, मिनिस्टर ऑफ यूनियन या स्टेट होना, 50 प्रपोजल, 50 सेकेंडर्स और 15,000 की डिपॉजिट चाहिए आरबीआई में। ओथ कौन दिलवाते हैं इनको, सीजीआई दिलवाते हैं, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर मोस्ट जज दिलवाते हैं। ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 60 में। तो कहाँ से शुरू किया था हमने, 52 से, अब आर्टिकल 60 में उनकी ओथ मेंशनड है। आई जो भी नाम, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कुछ वर्ड्स, फिर जो मेन कीवर्ड टू रिमेंबर है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब भी हम ओथ की बात करते हैं तो कौन सा शेड्यूल आ जाता है, शेड्यूल 3। क्या उसमें ये सब मेंशन है, नो। प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट्स की नहीं है उसमें मेंशनड ओथ, तो शेड्यूल 3 में नहीं है मेंशन। कंडीशंस क्या हैं फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पहली बात तो ये दैट
नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डीम टू हैव वेकेटेड सीट, अगर वो हैं भी तो जब वो एंटर कर रहे हैं तो उसको तो दे शुड ओनली बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, होने नहीं चाहिए वो तो लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होने चाहिए, हैं तो वो वेकेट कर दें सीट। कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन को वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट रेंट, एंड जो भी उनके एम्यूलेंट्स वगैरह हैं दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड फॉर देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। देन और ये प्रायर एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट इसको डिसाइड करती है, इसलिए उनकी सैलरी बढ़ा के 1.5 लाख से 5 लाख भी कर दी गई थी। फिर इम्यूनिटीज़ के बारे में बात करें तो उनको जब तक एक तो उन्हें पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम ऑल लीगल लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिशियल एक्ट, सो ही और शी हैज़ पर्सनल इम्यूनिटी। टेन्योर के दौरान वो इम्यून है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है ना उनको इम्प्रिजन किया जा सकता, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो वो प्रोटेक्टेड हैं। अब सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो 2 महीने का नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग्स उन पर करी जा सकती हैं, इवन फॉर पर्सनल एक्ट्स दैट वर डन इवन ड्यूरिंग देयर टेन्योर। तो 2 महीने का अगर आप उनको नोटिस दे दें तो सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स जो उन्होंने ड्यूरिंग टेन्योर करा। पर टेन्योर के दौरान उन्हें क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो बिल्कुल कवच बना हुआ है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। टर्म कितना, 5 साल का। अब जब भी वो री इलेक्ट होते हैं तो क्या बचे हुए साल के लिए होते हैं? नहीं। अगर नॉट री इलेक्ट, जब बीच में इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, किसी की डेथ हो जाती है या रिमूव कर देते हैं जो भी, मतलब तो क्या वो बचे हुए टेन्योर के लिए होते हैं? नहीं, वो पूरे फॉर द फुल टेन्योर होते हैं। रेजिग्नेशन वो किसको एड्रेस करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट इनको एड्रेस करते हैं। एंड जब ये वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस कर देते हैं रेजिग्नेशन, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर को कम्युनिकेट करते हैं कि मतलब प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है, पर कितने भी टाइम्स एलिजिबल हैं? कितने भी टाइम्स एलिजिबल है। यूएसए में कितनी बार है? सिर्फ ओनली 2 टाइम्स है, तो यूएसए में ओनली 2 टाइम्स, और इसमें कितनी भी बार हो सकता है। और ओथ इनको चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, लेकिन ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इनको देते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पीचमेंट की बात करें। इम्पीचमेंट के क्या मतलब, व्हाट्स दी ग्राउंड्स जिन पर इनको इम्पीच किया जा सकता है। सो इनको इम्पीच करने के जो ग्राउंड्स हैं वो हैं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द मेंशनड है अबाउट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किस आर्टिकल में मेंशनड है? आर्टिकल 61। तो 60 में ओथ थी, 61 में हटाने का प्रोसेस है, तो आर्टिकल 61 में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स नॉट डिफाइंड। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड। फिर इसका जो इनिशिएशन है वो किसी भी हाउस में हो सकता है? हाँ, ईदर हाउस, पर 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, विच हैज़ टू बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स, मतलब कि वो ऐसे रेजोल्यूशन मूव करेंगे। ये करवाने के लिए भी 1/4 मेंबर्स को उसको पहले साइन करना पड़ता है। एंड द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्जेस कंटेन्ड इन अ रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 days, और नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस वो अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं कि हम इस रेजोल्यूशन को करेंगे। नाउ दिस रेजोल्यूशन फिर ये अगर ये पास हो जाता है बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो कि थोड़ी मुश्किल है। सो 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी हाउस इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं। फिर जब ये चार्ज जो है पास हो गया, तो जो दूसरा हाउस है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर इन्वेस्टिगेट करवाएगा, और जो प्रेसिडेंट है ही और शी विल हैव द राइट टू अपीयर। एक सेकेंड, जैसे वो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर में कहा था ना कि ही विल ऑल्सो हैव द राइट टू अपीयर, तो प्रेसिडेंट विल ऑल्सो हैव द राइट टू अपीयर। और इस जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट होता है कि वो सही है या वो गलत है, जो भी रिज़ल्ट आता है, इफ़ दैट इज़ ऑल्सो पास्ड बाय 2/3, एंड कौन पास करता है? 2/3 बाय द सेम हाउस जिससे इन्वेस्टिगेशन करी है, और देयर चार्जेस हैव बीन सस्टेन्ड, तो फिर
प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाते हैं। तो इट्स अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो एक में इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेंबर्स को पहले इंटेंशन जाहिर करनी पड़ती है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, फिर 2/3 मेजोरिटी से वो पास होता है। फिर उसके बाद दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करता है या करवाता है। फिर उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं अगर वो भी 2/3 से पास हो जाती है तो फिर तो तय है कि अब प्रेसिडेंट को हटना ही पड़ेगा। आर्टिकल 61 में दिया है एंड प्रेसिडेंट विल हैव द राइट टू अपीयर एंड डिफेंड हिम और हरसेल्फ। इम्पीचमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि अभी जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है और कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है। तो इम्पीचमेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के वो तो रहेंगे इंक्लूडेड, वो तो हटाने में भी हैं और बनाने में भी हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इस पे ध्यान देना है, दे वर नॉट इंक्लूडेड पहले, पर हटाने में दे आर इंक्लूडेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, पर हु आर नॉट इंक्लूडेड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ elected members of legislative state assemblies और elected members of जो legislative assemblies of Delhi and Puducherry, ये इनका पार्ट नहीं होता। तो स्टेट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड हटाने में, पर बनाने में स्टेट्स आर इंक्लूडेड। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड बनाने में ऑफ द पार्लियामेंट, बट इसमें तो उनको करा जाता है, हटाने में दे आर इंक्लूडेड, ठीक है। फिर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि 5 प्रकार से वैकेंसी होती है। टेन्योर ख़त्म हो जाए, हटा दिया जाए, डेथ हो जाए, रिज़ाइन कर दें, या फिर इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई मान दिया जाए। टेन्योर एक्सपायर हो गया 5 साल का अगर होने वाला है तो बिफोर इट एक्सपायर्स उनको दे हैव टू फिल द वैकेंसी। ये किस में दे रखा है, ये आर्टिकल 62 में लिखा है वैकेंसी के बारे में कि अगर इट्स कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म तो इलेक्शन हैज़ टू बी कम्प्लीटेड बिफोर वो एक्सपायर होने से। एंड जो जब तक ऐसा होता है तब तक वो जो पहले वाले प्रेसिडेंट हैं जब तक नए नहीं आते वही एक्ट करते रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट डजंट एंटर द पिक्चर, पर अगर डेथ हो गई, रिमूव कर दिया गया, रिज़ाइन कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तो इलेक्शन ही गलत हुआ है, इनका वॉइड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट विद इन 6 months दे हैव टू होल्ड इलेक्शंस। एंड वो फिर जो भी इलेक्ट होकर आते हैं वो फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years उसके लिए वो दे विल होल्ड दैट पोजीशन। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटी को। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस करते हैं, वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज करते हैं। अब पावर्स के ऊपर आ जाते हैं, ये बहुत डिटेल्स है। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जितने भी जितने भी ऑर्डर्स हैं वो उनके नाम में लिए जाते हैं, जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उनके नाम में लिए जाती हैं। अब जो रूल्स हैं वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वो ये फॉर्म कर सकते हैं, वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। एंड जैसे कि एंड बाकी सारे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर फाइनेंस कमीशन या गवर्नर्स इन सब को करते हैं। एंड दे होल्ड their tenure during as per the pleasure of the president, ठीक है। फिर उसके बाद एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट देन वो प्राइम मिनिस्टर से किसी भी चीज़ पे कुछ इन्फो सीख कर सकते हैं। दे शी कैन फॉर्म कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या मतलब दे कैन अपॉइंट अ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या इंटर स्टेट काउंसिल या सेंटर स्टेट काउंसिल, मतलब इन सब रिलेशंस के लिए दे कैन अपॉइंट अ कमीशन, ठीक है। देन दे कैन डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरिया, और फिर उसमें उसके लिए उनको पावर्स मिल जाती है। लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है कि दे कैन समन और प्रयोग द पार्लियामेंट, डिसॉल्व द लोकसभा, वो जॉइंट सिटिंग समन कर सकते हैं जिसमें ये स्पीकर चेयर करते हैं। कैन एड्रेस, कैन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कैन एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट फर्स्ट सेशन की, मतलब आफ्टर जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होता है, या फिर जब ईच ईयर का जो पहला सेशन होता है उसमें ये एड्रेस कर सकते हैं। देन वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स लोकसभा के जो थोड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंस, लीगल, ये सब मतलब फील्ड्स के। एनी मेंबर प्रिसाइड्स ओवर प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा
अगर जो मतलब जो ये अपॉइंट करते हैं अगर वेकेंट है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये सब अगर लोग नहीं हैं तो ये कर सकते हैं, तो ये जिसको अपॉइंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देन जो क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं वो ये डिसाइड करते हैं इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रेसिडेंट की कहीं कहीं प्रायर रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ एक्सपेंडिचर करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो प्रेसिडेंट का लगेगा अप्रूवल। स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है, नया स्टेट बनाना है, मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, ड्यूटी या टैक्स में कुछ डिफरेंस करना है, एग्री इनकम ये जो फ्रेज है इससे रिलेटेड कुछ ऑल्टरेशंस करनी है, सरचार्ज में कुछ बदलाव है, या फिर हम उन प्रिंसिपल्स को ऑल्टर करने वाले हैं जिससे जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का आदान प्रदान है वो इफेक्ट होगा तो प्रेसिडेंट कम्स इनटू पिक्चर। तो मनी की जो ट्रांजैक्शंस है उसमें प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ऑप्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे अब कोई भी बिल एक्ट का बनता है जब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, या यू गिव द असेंट, यू विदहोल्ड असेंट और यू रिटर्न द बिल। गिव द असेंट तो ठीक है भाई, असेंट करके बिल से एक्ट बन गया, विदहोल्ड बात वहीं पर ख़त्म हो गई। रिटर्न में अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते, अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं। नहीं करेंगे मनी बिल को रिटर्न, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगा था। अब जब उन्होंने रिटर्न कर दिया बिल को, ठीक है, वापस जब यहाँ पर आप आओगे तो उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया एंड अब जो पार्लियामेंट फिर से उसको पास कर देती है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, और फिर से अब प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। नाउ प्रेसिडेंट हैज़ टू पास, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे करना ही पड़ेगा। अब पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर गवर्नर उस पर असेंट करता है, पर गवर्नर के पास एक और ऑप्शन है दैट शी कैन रिजर्व इट फॉर दी कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास फिर से वही 4 ऑप्शन है, असेंट दे दे, विदहोल्ड कर ले, रिटर्न कर दे, 3 ऑप्शन हैं। अब अगर मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर मनी बिल नहीं है, उन्होंने रिटर्न कर दिया गवर्नर को और फिर मतलब उन्होंने स्टेट असेंबली को फिर से अब उन्होंने उसमें चेंजेस करे स्टेट असेंबली ने या नहीं करे या जो भी हुआ, अब वापस से प्रेसिडेंट के पास आ गया। अब भी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट यूनियन वाले लेवल पे बाउंड था, स्टेट लेजिस्लेशन के केस में वो बाउंड नहीं है। देन प्रेसिडेंट ही लेज रिपोर्ट्स ऑफ कैग, यूपीएससी और ये सब चीज़ें ये करता है। देन अब अगर हम इसकी बात करें कि वो रूल्स भी बना सकते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ पीस इन अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, इन सब जगह पर पीस बनाने के लिए ये रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। पर पुडुचेरी में बस तभी जब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पे। तो एक तो मनी बिल्स के लिए प्रायर असेंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कॉज करते हैं ले करना। तो बजट में मतलब उसमें लिखा भी है दैट द प्रेसिडेंट कॉजेज टू ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। एक मिनट, लेट मी जस्ट कंफर्म एग्जैक्ट लाइन। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं कॉजेज टू ले। फिर उसके बाद आता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो है उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है। दे कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड अगर कुछ अनफोर्सिन कुछ आ जाए। फिर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो एवरी 5 ईयर्स, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। जुडिशियल पावर्स में चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट करते हैं। देन दे कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, पर एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग। अब इसमें एक बात और ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो बताए, नहीं चाहे तो ना बताए। सुप्रीम कोर्ट में एज इट थिंक्स फिट, ये फ्रेज़ लिखा हुआ है कि वो चाहे तो बता दे, नहीं चाहे तो नहीं बताए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि उनको बताना ही पड़ेगा, पर प्रेसिडेंट कैन आस्क। फिर पार्डन की पावर है कि अगर वो हर चीज़ में सेंटेंस और पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। फिर वो सारे केसेस जो हैं दे शुड बी अगेंस्ट द यूनियन लॉ, और जहाँ भी सेंटेंस ऑफ डेथ की बात है
फिर डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करते हैं तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो सब कुछ इनके नाम में ही साइन होती है, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनल फोरम, रिसीव्स एंड सेंड्स डिप्लोमेट्स। मिलिट्री में वो पहले भी लिखा था हमने, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इसीलिए ये अपॉइंट करते हैं चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब कौन अपॉइंट करते हैं? पार्लियामेंट। दे डिक्लेयर ही और शी डिक्लेयर्स वॉर या कंक्लूड्स पीस ट्रीटीज़, पर इसमें भी वही सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अब इमरजेंसी पावर्स भी हैं इनके पास, तो इमरजेंसी 3 प्रकार की हैं। इमरजेंसी किस पार्ट में मेंशन्ड है? पार्ट 18 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 356, 365, 352, 360, 356 और 65 कौन सी हैं? प्रेसिडेंट रूल। 52 नेशनल इमरजेंसी, 360 इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 में क्या है कि इफ़ द प्रेजिडेंट इज़ सेटिस्फाइड, ये मैंशनड है वर्ड सेटिस्फाइड, तो कि एक ग्रेव इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 42nd अमेंडमेंट से उसको वर्ड को बदला गया। तो अगर ऐसी कोई ग्रेव इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट इन होल ऑफ इंडिया या इन सर्टन टेरिटरीज भी नेशनल इमरजेंसी की अगर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो इसको ये आर्टिकल वो रिवोक ये आर्टिकल के तहत वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती हैं? वो मॉडिफाई कर सकते हैं पैटर्न ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट कौन से दो? राइट टू लाइफ, जो कि लाइफ एंड लिबर्टी 21, और राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 20। तो ये ऑफेंसेस वाला और राइट टू लाइफ वाला, इनको छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड हो सकते हैं। पार्ट 18 तो बोल दिया था। फिर प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं 365 और 356। स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं इसको। 356 कौन सा है? फेलियर ऑफ स्टेट मशीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसमें कि गवर्नर रिपोर्ट देता है या प्रेसिडेंट को खुद या अदरवाइज ऑल्सो द प्रेसिडेंट इज़ अगेन सेटिस्फाइड कि वहाँ पर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकती, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। 365 है कि फेलियर टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन। जब ऐसा होता है तो फिर 365 का यूज़ करके वो बोल सकते हैं कि दैट इट असाइंस ऑल फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर या कोई भी और बॉडी स्टेट की टू इटसेल्फ, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी टू इटसेल्फ, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि अब वो दे कम अंडर द पार्लियामेंट। एंड अगर सपोजिटली लोकसभा नहीं है इन पावर और प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, किसी खर्चे की ज़रूरत है तो ये प्रेसिडेंट रूल की बात हो गई। 356, 365 और नेशनल इमरजेंसी 352। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जिसमें है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया या किसी और चीज़ की वजह से थ्रेटन्ड है, मतलब होल इंडिया या फिर कोई पर्टिकुलर टेरिटरी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट थ्रेटन्ड है तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है 360, जिसके अंदर प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर रिडक्शन ऑफ सैलरीज इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। अब अगर पूरी अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो उनकी सैलरी भी कटेगी, यही तो ऑब्वियस बात है। तो स्पेशल पावर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल पावर्स एक तो वीटो, इमरजेंसी और पार्डनिंग। तो वीटो वाली जो पावर्स हैं वो किसमें है? आर्टिकल वीटो वाली जो पावर बताने से पहले जो आर्टिकल 111 है वो किस बारे में? असेंट। ये जो 3 ऑल्टरनेटिव्स है, या तो असेंट दे दो या रोक लो या रिटर्न कर दो। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि आपने असेंट नहीं दिया, विद होल्ड कर लिया, बिल वहीं ख़त्म हो गया, एक्ट नहीं बना, बात ख़त्म हो गई। किन में करा जाता है? जनरली जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? जो कि मिनिस्टर्स नहीं है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर गवर्नमेंट बिल्स उनके लिए भी यूज़ किया जाता है जब रिज़ाइन कर दे कैबिनेट पर गवर्नमेंट के बिल्स पेंडिंग हो। सस्पेंसिव वीटो कौन सा होता है? जिसमें पार्लियामेंट की रिकन्सिड्रेशन के लिए वो बोल देते हैं, मतलब वो सस्पेंड कर देते हैं अभी के लिए, कि रिटर्न कर देते हैं कि अभी तरह से को और देखो, पर रिटर्न होकर फिर से रीपास होकर अगर आया है तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना पड़ेगा, उसे असेंट देना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंशियल वीटो इज़ ओवर रिडन। तो इन दिस केस प्रेसिडेंशियल वीटो इज़ ओवर रिडन बाय द पार्लियामेंट। मनी बिल है अगर तो या तो उसको 2 असेंट या नहीं दो, रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मोस्टली असेंट दे ही दिया जाता है क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेशन से जब इंट्रोड्यूस हुआ है।
पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो है कुछ मत करो, ना करो, बस ऐसे पड़े रहने दो। सो इट्स पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड, कोई टाइम लिमिट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखी है। जैसे यूएस के में है कि 10 दिन में रिटर्न करना ही पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें तो आपको असेंट देना ही पड़ेगा, उसमें कुछ ये हाँ ना और ये सब का कोई चक्कर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर कोई है तो उसमें प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज़, उसमें ये विद होल्ड और ये रिटर्न ये सब कुछ नहीं होता। देन जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट का एक वीटो लगता है। क्या वीटो लगता है कि प्रेसिडेंट ने अगर स्टेट ने कोई बिल बनाया फिर वो गवर्नर को भेजा, गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी होता है कि वो प्रेसिडेंट को आगे भेज दे। गवर्नर आर्टिकल 200। अब अगर मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल आया और फिर उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया तो फिर और वो मनी बिल नहीं है और वो रीपास होकर आ चुका है तो अब भी वो बाउंड नहीं है, मतलब स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट की चल जाती है, यूनियन पर नहीं चलती, तो अब भी वो बाउंड नहीं है, वो फिर से मना कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है, वो इंडिया में है नहीं। फाइन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में दे रखी है? आर्टिकल 123 में दे रखी है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब कि टू प्रोमगलेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक बिल को एक्ट करने के लिए क्या क्या लगता है? 2 हाउस का पासिंग लगता है और प्रेसिडेंट का असेंट लगता है, और अगर मनी बिल है तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन भी लगता है। तो एनी टाइम, ऐसा कोई भी समय जब भी दोनों हाउसेज आर नॉट इन सेशन, क्योंकि अगर एक भी सेशन में नहीं है तब भी बात नहीं बन पाएगी, तो दोनों से ही पास करना पड़ता है, तो तब प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। बट इट्स नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन कि उसे मिसयूज़ करा जाए। अब इसके अंदर ये है कि अब ऑर्डिनेंस में भी ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि जो सर्कमस्टांसेस है वो नेसेसरी है टू रेंडर इमीडिएट एक्शन, तो वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। बट ये जो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है कि इमीडिएट एक्शन हो, वो जस्टिसेबल है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैनिफाइड, कि ऐसा नहीं कि वो किसी भी मतलब इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फिर वो कब इशू कर, वो किन किन चीज़ों पे इशू कर सकते हैं? वही चीज़ें जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, वो वॉइड है अगर इफ इट्स इनकम्पिटेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी तो उसको ले करना पड़ेगा। मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? 6 महीने एंड 6 वीक्स, एंड इट लैप्सेस बिफोर बीइंग प्लेस्ड। तो फिर वो जितने भी ऑपरेशंस, वो जितनी भी चीज़ें जो करी गई जब दैट ऑर्डिनेंस वाज इन ऑपरेशन, वो वॉइड नहीं हो जाती, दे स्टे। एंड वो दे कैन ऑल्सो भी इशूड जब कोई आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर ऐसी चीज़ें नहीं भी है तब भी इशू कर सकते हैं, मतलब इतनी ग्रेव चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है। DC वाधवा केस जो था उसमें ये आया था कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने 1967 से लेके 81 तक के बीच में बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस 256 ऑर्डिनेंसेस इशू करे और फिर उनको प्रोमलगेट करते गए। तो ये कोई दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है लॉ बनाने का। तो एंड हाँ, ये जो आर्टिकल 13 है जिसके अंदर हम जिसमें हम ये लिखा है कि जो भी लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट इन फंडामेंटल राइट्स, वो टू द डिग्री ऑफ द इनकन्सिस्टेंसीज वॉइड हो जाते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है कि उतना पार्ट नहीं माना जाता, वॉइड कर दिया जाता है। तो उस लॉ की डेफिनेशन में जो आर्टिकल 13 में दे रखी है उसके अंदर ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब पार्डनिंग पावर पर आ जाते हैं। तो पार्डनिंग पावर क्या है? पार्डनिंग पावर किस में दे रखी है? आर्टिकल 72 में दे रखी है। तो पार्डनिंग अब या तो कोई भी सेंटेंस या पनिशमेंट को क्या किया जा सकता है? पार्डन, कम्यूट, रिप्राइव, रेमिशन, रिस्पाइट। पार्डन का मतलब है सेंटेंस भी ख़त्म, कन्विक्शन भी ख़त्म, ऑल क्लियर, सब ख़त्म, आगे बढ़ो। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि कम्यूट कर दिया, मतलब उसको कम लाइटर फॉर्म में कर दिया। रेमिशन का मतलब है कि सब्जेक्ट टू लाइटर फॉर्म, मतलब नेचर चेंजेस। रेमिशन में है कि बस उस पीरियड को घटा दिया गया, पर अगर जेल का दिया है तो जेल का ही रहेगा वो, मतलब द नेचर विल नॉट चेंज बट द पीरियड विल रिड्यूस। रिस्पाइट कि एक थोड़ा कम डिग्री का सेंटेंस दे देते हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी या डिसेबिलिटी है अगर कोई। रिप्राइव का मतलब ये है कि स्टे लगा देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए फॉर सम टेम्प्रेरी पीरियड, ताकि जो कन्विक्ट है उसे थोड़ा और समय मोहलत मिल जाए कि वो प्रेसिडेंट को
से पार्डन या कम्यूटेशन ये सब कुछ या मतलब दे कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस। कोर्ट मार्शल में भी पार्डन कर सकते हैं वो, और यूनियन लॉ से जिन जिन चीज़ मतलब जहाँ पर यूनियन का लॉ इन्वॉल्व है इन दैट ऑफेंस, उन चीज़ों में ये पार्डन कर सकते हैं। अब गवर्नर का आता है आर्टिकल 161 में। 161 में गवर्नर वो भी ये चीज़ें कर सकता है जो हमने अभी यहाँ मेंशन की, पर स्टेट लॉ होना चाहिए, लेकिन वो कोर्ट मार्शल में नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकता। इवन इफ स्टेट का लॉ हो तो अगर स्टेट का लॉ भी डेथ का सेंटेंस कर रहा है तब भी प्रेसिडेंट ही आएंगे आर्टिकल 72 पार्डन करने के लिए, ये पार्डन नहीं कर सकते। तो वैसे तो स्टेट लॉ में गवर्नर की ही चलती है, लेकिन प्रेसिडेंट के में गवर्नर, लेकिन डेथ सेंटेंस में गवर्नर की नहीं चलेगी, प्रेसिडेंट की ही चलेगी। देन सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट या डेथ सेंटेंस कर सकता है गवर्नर, लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ही कर सकता है। फिर केहार सिंह केस मेंशन था कि कोई देयर इज नो राइट ऑफ ओरल हियरिंग फॉर मर्सी बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक डिफरेंट व्यू ले सकता है जुडिशरी से। इसमें भी वही है कि एड एंड एडवाइस तो रहेगा ही, और जो पार्डनिंग पावर है वो इट्स नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट द केसेस जहाँ पर लगे कि प्रेसिडेंट का डिसीजन तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, मैलिफाइड है, डिस्क्रिमिनेटरी है वगैरह वगैरह। तो मेजर बात यह है कि डेथ सेंटेंस अगर स्टेट लॉ से भी है तब भी गवर्नर नहीं कर पाएंगे कुछ भी, प्रेसिडेंट को ही आना पड़ेगा। देन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार मेंशन। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब वही इंदिरा गांधी जी थी तब उन्होंने ये कर दिया था कि प्रेसिडेंट बाउंड है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी, उन्होंने आकर इसको कर दिया कि बाउंड तो है पर वो रिकन्सिडर करने के लिए कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी इस एडवाइस को, दे कैन रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। फिर सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि वैसे तो वो हर जगह एड एंड एडवाइस पे एक्ट करता है, पर कहीं कहीं जगह वो सिचुएशनली दे हैव सम पावर, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। जैसे अगर कोई भी किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, सडन डेथ हो गई, कोई सक्सेसर नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो डिसमिस कर सकते हैं अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस है, एंड लोकसभा को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव लॉस्ट देयर मेजॉरिटी। कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। पार्डनिंग पावर 72, ऑर्डिनेंस 123, मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस की 6 महीने 6 वीक्स में तो विद इन वो पास हो जाना चाहिए। 2 सेशंस के बीच का डिफरेंस 6 महीने का होता है मैक्सिमम। एंड अगर कोई सेशन कोई हाउस बाद में स्टार्ट हुआ है आफ्टर मतलब दोनों हाउसेस सेम टाइम स्टार्ट नहीं हुए, कोई बाद में हुआ है तो बाद वाली डेट से गिना जाएगा। देन वीटो, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑप्शंस 111, असेंट, विद होल्ड, रिटर्न। प्रेसिडेंट का रूल 356, 365, 356 में कि फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, 365 में फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन। नेशनल इमरजेंसी 352, पार्डन एंड ऑप्शंस, लेजिस्लेटिव, एमपी ओथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलवाते हैं। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या वो किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। पर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। 5 साल का टर्म होता है। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। पार्ट 5 द यूनियन, फर्स्ट चैप्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इमरजेंसी किस पार्ट में दे रखी है? पार्ट 18 में दे रखी है। कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड है? इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स of Lok Sabha and Rajya Sabha, elected members of state legislative assemblies and elected members of Puducherry and Delhi। कौन कौन से लोग नहीं इंक्लूडेड हैं इसके अंदर? कौन कौन से लोग रिमूवल में इंक्लूडेड है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, लेकिन स्टेट काउंसिल स्टेट असेंबलीज वाले नहीं इंक्लूडेड हैं। पुडुचेरी दिल्ली नहीं इंक्लूडेड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो चुनने में इंक्लूडेड नहीं है। 1 वोट ऑफ एमएलए कितना होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली इंटू 100। टोटल वैल्यू ऑफ 1 वोट ऑफ एमपी कितना होता है? टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एमएलएज इन ऑल स्टेट्स डिवाइडेड अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। और
इलेक्टोरल कोटा में कितना, क्या इलेक्टोरल कोटा की टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोल वोट्स अपॉन 1+1 + 1 इन द कोशेंट। ओके, अब फिर अगला पार्ट नेक्स्ट में करेंगे।